माय डियर स्टूडेंट, वीडियो के इस पार्ट में ये जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आपने बिगनिंग में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास क्या है या आर्थिक उन्नति किसे कहते हैं, आर्थिक विकास की क्या विचारधाराएं हैं, इस पर हम लोगों ने वीडियो के पहले पार्ट में ऑलरेडी डिस्कशन किया था, जिसमें हमने आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया था कि जो हमारा आर्थिक विकास है ये विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मतों से इसका आंकलन किया है या विभिन्न विद्वानों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। इसमें 3 विचारधाराओं पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। पहले मत के अंतर्गत जो विद्वान आते हैं उन्होंने कहा था आर्थिक विकास से हमारा तात्पर्य राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन और लगातार वृद्धि से है। दूसरा हमने आपको बताया था कि दूसरे वर्ग के जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं आर्थिक विकास से हमारा तात्पर्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, पर कैपिटा इंक्रीज इन इनकम। और तीसरे वर्ग में जो अर्थशास्त्री आते हैं उनका ये कहना था कि केवल नेशनल इनकम से या पर कैपिटा इनकम से ही नहीं, बल्कि हमें इस बात का भी संज्ञान रखना है कि उस देश में लोगों का सामाजिक कल्याण हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है या नहीं। सोशल वेलफेयर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 3 विचारधाराओं को हमने डिस्कस किया था और इन्हीं 3 विचारधाराओं के आधार पर राष्ट्रीय विकास की परिभाषाओं को परिभाषित किया गया था। जो तीनों स्टेजेस थी इनके अंतर्गत आने वाली परिभाषाओं पे हमने आपको बताया था। और अंत में निष्कर्ष हम लोगों ने ये ड्रॉ किया था कि आर्थिक विकास से हमारा तात्पर्य ये है कि आर्थिक विकास ये वो प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप देश की समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। दैट मीन्स हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमें अवेलेबल हैं। दूसरा, इसी के साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में, नेशनल इनकम में और पर कैपिटा इनकम में निरंतर और दीर्घकालीन वृद्धि होती रहती है तथा जनता के जीवन स्तर में या जनता का सामाजिक कल्याण या जनता का कल्याण होता रहता है। यदि कोई देश इन सब विशेषताओं के अंतर्गत आता है तभी हम ये कहेंगे कि उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इतना हमने आपसे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये डिस्कशन हुआ था कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इस बात को निर्धारित करेंगी कि वो देश जो है आर्थिक रूप से विकसित है या नहीं। इसमें पहला पॉइंट हमने आपको बताया था निरंतर प्रक्रिया। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की जो प्रक्रिया है ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट था वास्तविक राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना आवश्यक है। टोटल नेशनल इनकम में नहीं बल्कि रियल नेशनल इनकम में और पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होना आर्थिक विकास का एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। किसी शॉर्ट टर्म वृद्धि को हम ग्रोथ से रिलेट नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट था उत्पादन साधनों का उचित विदोहन। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अगर हम ग्रोथ चाहते हैं अपने देश की तो उन उत्पत्ति के साधनों का प्रॉपर विदोहन होना आवश्यक है। फिर लास्ट पॉइंट था इसमें स्टेजेस ऑफ
हाई मास कंजम्पशन, लास्ट पॉइंट था जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में सुधार। तो जिस देश का आर्थिक विकास हो रहा है उसमें लोगों की केवल पर कैपिटा इनकम में ही वृद्धि नहीं हो, बल्कि वो लोग अपने हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकें और उनका सोशल वेलफेयर भी हो रहा हो। यदि किसी देश में ये सब विशेषताएं पाई जाती हैं तो ये कहा जाएगा उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में। नाउ वीडियो के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, किस दौर से गुजर के स्टेप बाय स्टेप हम आर्थिक विकास की गति को प्राप्त करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, मेन हेडिंग है प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। इसका पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल स्टेज या परंपरावादी अवस्था। अब जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, परंपरावादी व्यवस्था या अवस्था, नेचुरली ये वो स्टेज होती है जिसमें हमारा देश, हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से अपने आप को स्टैंड करती है, अपने आप को स्थापित करती है। दैट मीन्स परंपरावादी मतलब बहुत साल पहले, लॉन्ग एगो, जब हमारे देश में उद्योग धंधे नहीं थे, हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, विज्ञान का उतना प्रसार नहीं हुआ था, शिक्षा का उतना प्रसार नहीं हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अपने जो परंपरावादी तरीक़ों से अपने कृषि के कार्यों को करते थे, ये अवस्था जो थी ये हमारी प्राइमरी स्टेज थी। विकास के प्रारंभिक अवस्था में हमारे यहाँ का जो जनजीवन है वो बेसिकली कृषि पर आधारित था। यहाँ के लोगों का जो मुख्य पेशा था वो कृषि था। हम शुरू में ही आपको ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत जो है पहले भी एक कृषि प्रधान देश था और आज भी भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकांश निवासी, लगभग 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी गाँवों में निवास करती है। यहाँ के लोगों का प्रमुख पेशा जो है वो कृषि है। तो इसलिए आज तो फिर भी जो टेक्निक्स और उद्योग धंधों का विकास हुआ है, हम कुछ अपनी मॉडर्न टेक्निक से कुछ विकास की अवस्था में बढ़े हैं, लेकिन प्रारंभिक या प्राइमरी स्टेज जब उत्पत्ति हुई थी मानव की, तो उस समय हमारा जो परंपरावादी दृष्टिकोण था या परंपरावादी स्टेज थी, उसमें कृषि जो था वो हम लोगों का प्रमुख व्यवसाय था और इस कृषि को हम बहुत ही ट्रेडिशनल तरीक़ों से करते थे। तो जो पहली स्टेज थी वो है हमारी परंपरावादी स्टेज। इस अवस्था में उत्पादन का स्तर निम्न था, प्रति व्यक्ति आय भी जो थी वो बहुत कम थी और समाज का संगठन जातिवाद एवं पारिवारिक संबंधों पर आधारित था। बहुत ही प्राइमरी स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे। देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था दुर्बल थी, अविकसित थी, अंडर डेवलप थी। नेक्स्ट स्टेज, इस ट्रेडिशनल स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई, दैट इज स्टेज ऑफ प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। डेवलपमेंट से पहले की स्टेज, ग्रोथ से पहले की स्टेज, कुछ भी आप कहिए। तो आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, ऑब्वियस सी बात है ये अवस्था जो हुई है प्राइमरी से थोड़ी सी बेटर ऑफ होगी, जिसमें हम लोग कुछ अपनी वैज्ञानिक तकनीकों का हमें ज्ञान हो गया होगा, कुछ हम उनका प्रयोग करने लगे होंगे अपने कृषि व्यवसाय में,
परंपरावादी विधियों को छोड़ने के लिए हमने अपना मन बना लिया होगा। कुछ परिवर्तन जो हैं हमारी सोसाइटी में हमें स्पष्ट दिखाई देने लगे होंगे। इस अवस्था में समाज द्वारा बचत करने की, विनियोग करने की और लाभ वृद्धि करने का भी प्रयत्न जनता द्वारा किया जाने लगेगा। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं लोगों में चेतना का विकास होगा। इस स्टेज में लोग अवेयर होंगे अपने लाभ हानि के प्रति, अपने कल्याण के प्रति। लोग इस स्टेज में आते आते अवेयर हो जाएंगे। लोगों में राजनीतिक चेतना आएगी, सामाजिक चेतना आएगी। अपने कल्याण, अपना हित अहित सोचने में वो अपने को सक्षम मानने लगेंगे। सामाजिक रुचियों में भी परिवर्तन आने लगेगा। प्रोफेसर रॉस्टो एक बहुत जाना माना नाम है। उनका ये कहना है इस अवस्था के लिए, जो आपने स्टेज ऑफ प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ करी है, इस संबंध में प्रोफेसर रॉस्टो का ये मत है कि पूंजी निवेश की मात्रा 10% तक पहुंच जाती है। इस अवस्था में जब लोग बचत के लिए प्रेरित होंगे, उत्साहित होंगे, तो हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 10% तक यहाँ पर आके पहुँच जाता है तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण जनसंख्या सड़कों व अन्य साधनों में वृद्धि होने के कारण शहरों में आके बसने लगेगी। जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है शहरों की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगेगी। इस अवस्था में खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकता अनुसार होने लगेगा। जितना लोगों को खाद्यान्न की आवश्यकता है उतना उन्हें मिलने लगेगा। सरकार द्वारा भी जन कल्याण के कार्यों में अधिक योगदान दिया जाने लगेगा। ये जो स्थिति है इसको स्टेज ऑफ प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ कहा गया है। तो ट्रेडिशनल स्टेज के बाद हम प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ में आए हैं। नेक्स्ट स्टेज है आत्मस्फूर्ति अवस्था या टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ मीन्स हम डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये वो अवस्था होती है, ये आर्थिक विकास की तीसरी अवस्था है, थर्ड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोफेसर रॉस्टो के अनुसार आत्मस्फूर्ति अवस्था को उस मध्यांतर काल के रूप में परिभाषित किया गया, वो उस इंटरवेल या उस ब्रेक के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें विनियोग की दर, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस प्रकार बढ़ेगा कि जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होगी। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस प्रारंभिक वृद्धि के साथ, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि के साथ उत्पादन विधियों में भी कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन संभावित है तथा आय का विनियोग, जो इनकम हो रही है उसका इन्वेस्टमेंट इस प्रकार प्रभावित होगा जिससे विनियोग की नवीन धाराएं या नवीन दिशाएं या नए रास्ते में या नए तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाने लगेगा तथा जिसके परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या होगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है, जब प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है तो क्या स्थिति आती है। इस अवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं सोसाइटी में, रेवोल्यूशनरी चेंज। आपने हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा जो कृषि में आई थी, उसको ही क्रांतिकारी परिवर्तन या ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है तथा विकास इसमें धीरे धीरे अपने आप होने लगता है। जब क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और हमारा डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी का
होगा। कृषि व उद्योग में विकास का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, दोनों में विकास जो है वो कंप्लीटली हमें दिखाई देने लगेगा। निर्माणी उद्योगों में विकास तेजी से होने लगेगा। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी विकास जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगेगा। देश के उत्पादन में वृद्धि जब इतना सब होने लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रोडक्शन लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, और जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा तो टोटल नेशनल प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। जब टोटल नेशनल प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि देखने को स्पष्ट मिलेगी। ये रॉस्टो का मत है। प्रोफेसर रॉस्टो जो हैं एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने इस संबंध में अपना मत व्यक्त किया है। नेक्स्ट, परिपक्वता की अवस्था। अब जब आपने टेक ऑफ कर दिया, इन्वेस्टमेंट होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, नेशनल इनकम हमारी बढ़ने लगी, प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ने लगी, देन नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी? परिपक्वता की अवस्था या ड्राइव टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स हम ग्रोथ लेवल पर आ पहुँचे हैं, प्रोडक्शन हमारा सफिशेंट हो रहा है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है। इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था को स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेन ग्रोथ भी कहते हैं। स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेन ग्रोथ या स्वप्रेरित विकास की अवस्था। इस अवस्था में साधनों का उपयोग इस सीमा तक होने लगता है, जो हमारे उत्पत्ति के साधन हैं उनका प्रयोग इस सीमा तक होने लगता है कि देश में सभी आवश्यक वस्तुएं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, गुड्स हैं, पर्याप्त मात्रा में बनने लगते हैं। पर्याप्त मात्रा में बनने से हमारा क्या तात्पर्य है कि ये लोगों की डिमांड को पूरा करने में सक्षम है। अन्य देशों पे हमारी जो निर्भरता है वो समाप्त हो रही है। हमें अन्य देशों से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने देश के, अपनी जनता के, अपनी आवश्यकता को उनकी पूरा करने में हम स्वयं निर्भर हैं। हम स्वयं जो है अपने पे निर्भर हैं, हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं। अपने देश के उत्पत्ति के साधनों के माध्यम से हम उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हैं। देश का व्यवसाय आर्थिक प्रचार या आर्थिक आधार पर किया जाने लगता है। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक दृष्टि से जिन वस्तुओं का उत्पादन लाभकारी होगा, जिन वस्तुओं का उत्पादन हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट देगा, केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाना उचित है या लाभकारी हो। शेष का आयात करके काम चलाया जा सकता है। इस अवस्था में, इस अवस्था में विकास की औसत दर एक सी रहती है। जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो लगभग एक सी रहेगी। उद्योगों का पर्याप्त विकास होने व कृषि में आधुनिक तकनीकी को काम में लाने के कारण कृषि पर जनसंख्या का भार भी कम हो जाता है। हम नई नई टेक्निक्स अपने कृषि में प्रयोग करते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स या साइंटिफिक मेथड से जब हम अपना कृषि करने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो ज़्यादा जनसंख्या कृषि में लगी थी उसका दबाव भी कम होने लगेगा और विदेशी व्यापार के स्वरूप में भी भारी परिवर्तन होने लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी हमारे देश को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जाएगा। इस अवस्था में 15 से 20% तक की राष्ट्रीय आय का विनियोजन होगा। जो हमारी नेशनल इनकम है ये माना जाता है जब हम सेल्फ सस्टेन ग्रोथ की तरफ पहुंच जाएंगे तो हम इस में सक्षम होंगे कि हम अपनी आय का लगभग 15 से 20% भाग हम इन्वेस्ट कर सकें। ग्रामीण जनसंख्या जो होगी वो शहरी क्षेत्रों में रहना पसंद करेगी।
मतलब रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन की तरफ हम अग्रसर होंगे, अतः शहरी जनसंख्या में भी वृद्धि होने की संभावना इस अवस्था में बनी होती है। इसीलिए इसे स्टेज ऑफ सेल्फ सस्टेन ग्रोथ कहा जाता है। जब कृषि पे जनसंख्या का दबाव कम हो जाएगा, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को एडॉप्ट करने के कारण, वैज्ञानिक तकनीकी से कृषि करने के कारण, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी बची हुई जनसंख्या है वो शहरों की तरफ जाके उद्योग धंधों में अपना ध्यान लगाएगी। देश की नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, तो जब नेशनल इनकम में वृद्धि होगी तो पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी, है ना। पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी तो लोगों का सेविंग का स्तर बढ़ेगा, देश की सेविंग का स्तर बढ़ेगा, इससे देश में इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ेगी। तो ये कहा जाता है ये सेल्फ सस्टेन ग्रोथ वो स्टेज होती है जिसमें देश लगभग 15 से 20% इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। अब सेल्फ सस्टेन के बाद जो लास्ट स्टेज आती है ग्रोथ की, उसको कहा जाता है स्टेज ऑफ हाई मास कम्युनिकेशन। स्टेज ऑफ हाई मास कम्युनिकेशन ये आर्थिक विकास की अंतिम अवस्था है, जिसमें हेडिंग में आपने लिखा अधिकाधिक उपभोग। प्रत्येक व्यक्ति के पास सफिशेंट कंजम्पशन अवेलेबल है। इसमें जनता अपनी सामान्य आवश्यकताओं को बहुत आसानी से पूरा कर रही है। सामान्य उपभोग स्तर, जनरल कंजम्पशन लेवल जो है वो हमारा उठ चुका है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोग का मैक्सिमम लेवल जो है वहाँ तक वो पहुँच चुका है और वो कुछ विशिष्ट वस्तुओं को भी अपने प्रयोग में ला रहा है, अपने उपभोग में ला रहा है। अपने लिए आरामदायक चीज़ों को भी वो उपभोग में प्रयोग कर रहा है। साथ ही साथ कुछ विलासिता की वस्तुएं भी उसके पास उपलब्ध हैं। अपने लग्जरी जीवन, आरामदायक जीवन, सुविधापूर्ण जीवन बिताने के लिए ये अवस्था आ चुकी है हमारे राष्ट्रीय विकास में। तो ऑब्वियस सी बात है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी नेसेसिटी को पूरा कर रहा है, अपनी लग्जरी को पूरा कर रहा है, अपने कंफर्ट जोन में आ चुका है, तो ये कहा जाता है कि अधिकाधिक उपभोग की ये स्टेज आ चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सेटिस्फाइड है, संतोष है उसको। दैट मीन्स समाज का अधिकाधिक कल्याण हो रहा है, समाज का अधिक से अधिक वेलफेयर हो रहा है। इसीलिए इस स्टेज को स्टेज ऑफ हाई मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाती है। लोग जो है चारों तरफ अपनी सुख सुविधाओं और एक आरामदायक, एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने जो आपको बताया है कि हमारे आर्थिक विकास जो है किस किस अवस्था से होके गुजरता है, कैसे ट्रेडिशनल स्टेज से होते होते धीरे धीरे निरंतर दीर्घकालीन रूप में हम टेक ऑफ की स्टेज में आते हैं। धीरे धीरे और वृद्धि करते करते हम मास कंजम्पशन लेवल पर या अधिकाधिक उपभोग की अवस्था को अटेन करते हैं। तो ये आपकी पांचों जो थी ये स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थी। इनको विशेष रूप से W. रोस्टो ने इन स्टेजेस को बताया है और अपनी पुस्तक में ये कि कहाँ उन्होंने इस चीज़ की व्याख्या करी है, अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में इन 5 अवस्थाओं द्वारा आर्थिक विकास को स्पष्ट किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।